नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। वर्ष 2013 का यह पेपर है दोस्तों। वर्ष 2013 में सामान्य ज्ञान से कुल 80 प्रश्न पूछे गए थे। तो आज के इस क्लास में कुल 80 प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, नर्मदा। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम दोस्तों भारत के बाहर है। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट स्थित चेमयांगडुंग हिमनद से निकलकर हिमालय के समानांतर पश्चिम से पूर्व बहती है। ठीक है। इसे दोस्तों तिब्बत में सांगपो कहा जाता है और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, ब्रह्मपुत्र ये दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी कुल लंबाई दोस्तों 2880 किलोमीटर है। 2880 2880 किलोमीटर है। लेकिन दोस्तों भारत में यह केवल 1246 भारत में केवल 1246 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है। और दोस्तों यह नदी विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली बनाती है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इग्लू क्या है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए इग्लू क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो रहते हैं। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इग्लू गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी है जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है। इसमें दोस्तों एस्किमो रहते हैं। एस्किमो का पालतू जानवर दोस्तों रेंडियर है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और इनका मुख्य व्यवसाय आखेट होता है। ये दोस्तों वालरस, श्वेत भालू, रेंडियर, सील मछली इन सभी का शिकार करते हैं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सभी प्रश्न ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए। प्रछन्न बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। प्रछन्न बेरोजगारी के परिणाम से अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होती है। इसे आप लोग याद रखिएगा। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। चंबल नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। चंबल नदी दोस्तों मालवा पठार पर स्थित महोबा के निकट से निकलकर पश्चिमी मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश करती है और उत्तर पूर्व दिशा में बहती हुई इटावा जिले में यमुना नदी से मिल जाती है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी से मिल जाती है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वह इतावली यात्री जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है, वह है कौन है? मार्को पोलो, निकोलो कोंटी, बारबोसा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, निकोलो कोंटी। इतावली यात्री निकोलो कोंटी ने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक रूप से विस्तृत वर्णन किया है। यह इतावली यात्री दोस्तों संगम वंश के महान शासक देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाबू राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में 8 प्रांत तथा 552 देसी रियासतें थीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सूझबूझ से दोस्तों देसी रियासतों का स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संघ में विलय कर लिया गया था। केवल 3 रियासतें दोस्तों जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर बचे रह गए थे, जिसमें दोस्तों जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा और हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही द्वारा शामिल किया गया था, जबकि जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में मिलाया गया था। हर्षवर्धन की राजधानी कहां थी?
नालंदा, प्रयाग, कन्नौज, थानेश्वर। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, कन्नौज। देखिए दोस्तों, हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का प्रतापी शासक था। हर्षवर्धन अपने राज्य के साथ साथ अपनी बहन के राज्य का शासन देखता था, इसीलिए इसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले आया था। हर्ष ने उत्तरी भारत में दोस्तों पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उड़ीसा और मिथिला को जीता था, इसे आप लोग याद रखिएगा। और पश्चिमी भारत में बल्लभी शासक ध्रुवसेन को पराजित करके उससे उससे अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, हर्ष के काल में चीनी यात्री ह्वेन सांग भारत आया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, हर्ष के काल में चीनी यात्री ह्वेन सांग भारत आया था। और हर्ष चरित्र का लेखक दोस्तों बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था। याद रखिएगा, हर्ष चरित्र का जो लेखक बाणभट्ट था, ये हर्ष का दरबारी कवि था। और हर्ष ने दोस्तों स्वयं नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका नामक ग्रंथ की रचना की थी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ये सभी पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चरकुला नृत्य से संबंधित है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यह ब्रज क्षेत्र वासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इस घड़ा नृत्य में दोस्तों बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर अनेक घड़े रखे जाते हैं, फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी, कुशीनगर। ये सभी प्रश्न दोस्तों वर्ष 2013 में पूछे गए हैं। आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, सारनाथ में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया दोस्तों? सारनाथ में दिया था, इसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। इन्होंने दोस्तों सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर के 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था। और यह घटना दोस्तों बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और ध्यान रखिए दोस्तों, 35 वर्ष की आयु में उरुवेला में वट वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर बैसाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। और ज्ञान प्राप्ति के बाद दोस्तों ये बुद्ध कहलाए थे। और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है। और ध्यान रखिए दोस्तों, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। याद रखिएगा, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, एग्जाम में पूछा जाता है। और इन्होंने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर की स्मृति का मापन बिट्स के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वोल्ट से दोस्तों विद्युत विभव तथा एम्पियर से विद्युत धारा का मापन होता है। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट, एप्पल। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आर्यभट्ट। याद रखिएगा, 19 अप्रैल 1975 को भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से कास्मास यान द्वारा किया गया था। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है? आग्नेय सेल, परतदार सेल, रूपांतरित सेल, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, परतदार सेल। जीवाश्म ये दोस्तों प्रायः अवसादी या परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। इन चट्टानों का निर्माण दोस्तों नदियों तथा पवनों द्वारा अपरदित कणों के जमाव से होता है। ये चट्टानें दोस्तों सदैव परतों के रूप में पाई जाती हैं, इसी कारण इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा होती है। नाइट्रोजन की मात्रा दोस्तों लगभग 78% है वायुमंडल में, इसे आप लोग याद रखिएगा। ऑक्सीजन की जो मात्रा है ये 21% है वायुमंडल में। और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है ये 0.03% है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? यहाँ पर वर्ष होना चाहिए।
कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? व्यापारिक हवा, पछुआ हवा, मानसूनी हवा या ध्रुवीय हवा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मानसूनी हवा या मानसून हवा। ठीक है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, वे पवने जिनकी दिशा मौसम के अनुसार बिल्कुल उलट जाती है मानसूनी पवने कहलाती हैं। ये पवने दोस्तों 6 महीने स्थल से सागर की ओर तथा 6 महीने सागर से स्थल की ओर चलती हैं। और ये पवने दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, चीन तथा जापान में प्रवाहित होती हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है पृथ्वी का घूर्णन, ध्रुवीय उच्च वायुभार, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, अनियतवाही हवाएं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। देखिए दोस्तों, सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण समुद्र का जल औसत समुद्र तल से ऊपर उठता है तथा नीचे गिरता रहता है। जल से ऊपर उठकर आगे बढ़ने को दोस्तों ज्वार कहा जाता है तथा जल के नीचे गिरकर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। नेक्स्ट है, गोबी, कालाहारी, अटाकामा, सहारा क्या है? सब्जी के नाम है, मरुस्थल है या चक्रवाती तूफान है या शीतोष्ण घास के मैदान हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये सभी क्या है? मरुस्थल हैं। गोबी, कालाहारी, अटाकामा, सहारा ये विश्व के प्रमुख मरुस्थल हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो सहारा मरुस्थल है ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसे आप लोग याद रखिएगा। सहारा मरुस्थल का विस्तार दोस्तों अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मरितानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनिसिया, मिस्र, मोरक्को तक है। ये सभी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। जबकि दोस्तों गोबी मरुस्थल जो है इसका विस्तार क्षेत्र मंगोलिया और चीन तक है। और कालाहारी मरुस्थल जो है इसका विस्तार क्षेत्र बोत्सवाना तक है, बोत्सवाना मध्य अफ्रीका तक है। तथा अटाकामा अटाकामा मरुस्थल इसका विस्तार क्षेत्र दोस्तों उत्तरी चिली तक है, उत्तरी चिली दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, मल्लीनाथ। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, नर्मदा, महानदी, कावेरी। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, नर्मदा नदी। नर्मदा तथा ताप्ती नदी कोई डेल्टा नहीं बनाती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नर्मदा नदी दोस्तों पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है और अरब सागर में गिरती है। ठीक है, नर्मदा नदी दोस्तों भारत के सबसे बड़े एस्चुअरी का निर्माण करती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? पहली भारतीय महिला कौन है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कमलजीत संधू। एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कमलजीत संधू हैं। इन्होंने दोस्तों यह पदक 1970 के एशियन खेल में जीता था तथा 1971 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीलकंठ में कौन सा समास होता है? तो देखिए दोस्तों इसमें बहुव्रीहि समास होता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नीलकंठ, नील है, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। बहुव्रीहि समास है दोस्तों इसमें। जिस समास के समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुव्रीहि समास होता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितना प्रतिशत है? तो इसका जवाब है दोस्तों 16.4% है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रमन लांबा। रमन लांबा दोस्तों एक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी थे। इन्होंने मुख्यतः एक बल्लेबाज के रूप में 4 टेस्ट और 32 वनडे खेला था। इनकी मृत्यु तब हो गई दोस्तों जब ये बंग स्टेडियम में ढाका क्लब क्रिकेट मैच में क्षेत्र रक्षण के दौरान इन्हें सिर पर चोट लगी थी तथा आंतरिक रक्तस्राव के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है?
ऑप्शन आप सभी के सामने है पवन ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, ज्वार शक्ति। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए और डी दोनों, ए पवन ऊर्जा और ज्वार शक्ति, ये दोनों गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और भी होते हैं, जैसे कि आपका सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, ज्वार शक्ति ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, जैव ईंधन, ये सभी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। देखिए दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। सच्चिदानंद सिन्हा दोस्तों ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार या प्राकृतिक अधिकार? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कानूनी अधिकार। देखिए दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर विधिक या कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया है। तो अब यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कानूनी अधिकार। भारत में संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार रह गया है। इसे दोस्तों अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? रामनगर नैनीताल, दुधवा लखीमपुर, बांदीपुर राजस्थान, काजीरंगा असम। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, रामनगर नैनीताल। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। और यह उद्यान दोस्तों उत्तराखंड के रामनगर नैनीताल में स्थित है। इसका पुराना नाम दोस्तों हैली नेशनल पार्क था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसका पुराना नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क था। और इस पार्क में शेर, हाथी, भालू, बाघ, हिरन, चीतल, नीलगाय आदि वन्य प्राणी अधिक संख्या में मिलते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सुंदरवन है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, दक्कन के पठार पर, गोदावरी डेल्टा में, महानदी डेल्टा में। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। सुंदरवन दोस्तों भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। और यह एक दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान, बाय संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। यह क्षेत्र मैग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है और बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं? कैलोरी, फारेनहाइट, न्यूटन, डेसिबल। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, डेसिबल। ध्वनि की मापक इकाई डेसिबल है। जबकि कैलोरी यहाँ पर जो लिखा है, कैलोरी उष्मा का तथा न्यूटन बल का मात्रक है। फारेनहाइट ये ताप मापने का एक स्केल है, पैमाना है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। हरित गृह प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ताजमहल बेरंग क्यों हो रहा है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, ताजमहल अम्लीय वर्षा के कारण बेरंग हो रहा है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे? कौन थे? आप लोग कमेंट करके बताइए। ऑप्शन आप सभी के सामने है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डॉक्टर एस.जे. कासिम। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी डॉक्टर एस.जे. कासिम थे। ये एक भारतीय समुद्री जीव विज्ञान शास्त्री थे। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से उष्णकटिबंध क्षेत्र कौन सा है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऑप्शन आप सभी के सामने है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के मध्य स्थित क्षेत्र को उष्णकटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन संघनन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं, धुंध, पाला, मेघ, वर्षा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, धुआं। धुआं यहाँ पर दोस्तों संघनन नहीं है।
देखिए दोस्तों, जल की गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। धूल, धुआं, समुद्री नमक, इसमें दोस्तों संघनन नहीं होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। संघनन प्रक्रिया से दोस्तों ओस, कुहरा, कुहासा, बादल, पाला, वर्षा आदि बनते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति कहलाता है कृतज्ञ, कृतघ्न, कर्मठ, कृतकृत्य। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, कृतज्ञ। उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति कृतज्ञ कहलाता है, जबकि किसी के उपकार को ना मानने वाला व्यक्ति कृतघ्न कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्न विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। इसमें कौन सा तत्सम शब्द है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अंश जो लिखा गया है बी ऑप्शन में, ये क्या है? ये तत्सम शब्द है। ठीक है, इसका तद्भव अंश होता है, जो कि ए ऑप्शन में लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कलपक्कम में स्थित है, क्या स्थित है आपको यह बताना है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा केंद्र। कलपक्कम में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र तथा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना का अर्थ है, इसका क्या अर्थ है? तो देखिए दोस्तों, इसका अर्थ है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना मुहावरे का सही अर्थ है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्यसभा की सदस्यावधि होती है कितने वर्ष की? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 6 वर्ष। राज्यसभा दोस्तों एक अस्थायी सदन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यह विघटित नहीं होता है, राज्यसभा कभी विघटित नहीं होता है। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं तथा इतने ही नए सदस्य चुने जाते हैं। देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, व्यापारिक बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। देश में मुद्रा की आपूर्ति का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक करती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, आप लोग बताइए। ऑप्शन आप सभी के सामने है, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, कालाशोक। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जितने भी विकल्प दिए गए हैं, इस विकल्प के अनुसार यहाँ पर आपका कालाशोक राइट हो जाएगा। इस विकल्प के अनुसार कालाशोक मगध का अंतिम शासक था, जबकि दोस्तों वास्तव में मगध वंश का अंतिम शासक घनानंद था, इसे आप लोग याद रखिएगा, जो कि सिकंदर के समकालीन था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? देखिए दोस्तों, सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सांची स्तूप भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। इस स्तूप का निर्माण दोस्तों सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? खजुराहो, आबू, कोणार्क, धारचूला। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कोणार्क। कोणार्क का सूर्य मंदिर दोस्तों भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले के कोणार्क कस्बे में स्थित है। इसे दोस्तों लाल बलुआ पत्थर एवं काले ग्रेनाइट पत्थर से 1236 से 1264 ईसा पूर्व में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, प्रश्नकाल के समय मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम थे। ये 2013 का प्रश्न है। उस समय मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम थे। वर्तमान समय में दोस्तों धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं। वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं। इन्हें आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो देखिए दोस्तों, प्रश्नकाल के समय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू हैं। वर्तमान में
द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं। इन्हें आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नीना दाऊलूरी क्यों चर्चा में रहीं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मिस अमेरिका का ताज मिलने के कारण। ठीक है, नीना दाऊलूरी अमेरिकी सौंदर्य प्रतियोगिता विजेता हैं। इन्हें मिस न्यूयॉर्क 2013 से नामित किया गया था, जिसके बाद इन्होंने मिस अमेरिका 2014 का खिताब भी अपने नाम किया था। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? देखिए दोस्तों, प्रश्नकाल के समय ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री टोनी एबट थे। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, टोनी एबट ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे प्रश्नकाल के समय। 2013 का यह प्रश्न है। वर्तमान समय में दोस्तों एंथोनी अल्बनीज ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। वर्तमान समय में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? एंथोनी अल्बनीज हैं। इन्हें आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बना है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश राज्य के विघटन से बना है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तेलंगाना राज्य की स्थापना दोस्तों 2 जून 2014 को हुई थी। याद रखिएगा, तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। नवंबर दिसंबर 2013 में निम्न में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं हो रहे हैं? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, झारखंड। देखिए दोस्तों, नवंबर दिसंबर 2013 में दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम तथा छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा चुनाव हुए थे, जबकि झारखंड राज्य में नहीं हुआ था। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्ष 2013 के स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले कौन सी भारतीय पनडुब्बी नष्ट हो गई थी? तो इसका जवाब है दोस्तों, INS सिंधु रक्षक। ये वर्ष 2013 के स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले नष्ट हो गई थी। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, येन किसकी मुद्रा है? जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, भूटान। तो याद रखिएगा, ये जापान की मुद्रा है। येन किसकी मुद्रा है? ये जापान की मुद्रा है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। मुद्रा क्या है? येन है। ठीक है, चीन यहाँ पर है, चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा रेनमिनबी है। और दक्षिण कोरिया की बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी राजधानी सियोल है, मुद्रा कोरियाई वान है। भूटान की बात करते हैं दोस्तों, इसकी राजधानी थिम्पू है, मुद्रा गुल्ट्रम है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। रॉबर्ट कैनिगल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, श्रीनिवास रामानुजम की ये जीवनी है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रॉबर्ट कैनिगल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जीवनी है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र की 2 इकाइयों के नाम बताएं जिन्हें भारत संघ सरकार द्वारा फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा दिया गया था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भेल और गेल। इन्हें 2013 में महारत्न का दर्जा दिया गया था। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जरिए आरंभ की गई विशिष्ट पहचान संख्या योजना किसके लिए है? तो ये दोस्तों भारत के प्रत्येक नागरिकों के लिए है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस शहर में 2020 के ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे? तो इसका जवाब है दोस्तों, टोक्यो। टोक्यो में आयोजित किए गए थे। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ओलंपिक 2024 दोस्तों पेरिस में होगा और ओलंपिक 2028 लॉस एंजिल्स में होगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। मधुशाला किसकी कृति है? देखिए दोस्तों, मधुशाला ये हरिवंश राय बच्चन की कृति है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सन 2013 में बादल फटने से हजारों लोगों की मौत हो गई थी? तो इसका जवाब है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट
हो जाएगा। भारत के उत्तराखंड राज्य में वर्ष 2013 में बादल फटने के कारण हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? लखनऊ, मुरादाबाद, कानपुर, अलीगढ़। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, मुरादाबाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में स्थित है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय वायुसेना के वर्तमान एयर चीफ मार्शल कौन हैं? ये दोस्तों 2013 का प्रश्न है और प्रश्न काल के समय दोस्तों अनिल कुमार ब्राउने ये एयर चीफ मार्शल थे। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों वर्तमान समय में एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। वर्तमान समय में कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। ये भारतीय वायुसेना के वर्तमान एयर चीफ मार्शल हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्नकाल के समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री बी एल जोशी थे। लेकिन दोस्तों वर्तमान समय में आनंदीबेन पटेल ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। इन्हें आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की थी? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की थी? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एग मार्क है, एग मार्क क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एग मार्क एक प्रमाण चिन्ह है दोस्तों, जो भारत में कृषि एवं खाद्य उत्पादों पर लगाया जाता है। और जिन उत्पादों पर एग मार्क लगा होता है उनके बारे में आशा की जाती है कि वे खाद्य उत्पाद कुछ निर्धारित मानकों पर खरे उतरते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वीरता पुरस्कार है? आप लोग जल्दी से बताइए, कौन सा वीरता पुरस्कार है? तो यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, परमवीर चक्र। यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। परमवीर चक्र सैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, जिसे युद्ध के समय अत्यधिक साहस, पराक्रम या आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका जवाब है दोस्तों उत्तर प्रदेश। ये भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पुस्तक देवदास के लेखक कौन हैं? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, देवदास के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देवदास के लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से वर्ष 2013 में अर्जुन पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो इसका जवाब दोस्तों विराट कोहली। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है, जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। और इस पुरस्कार का प्रारंभ दोस्तों 1961 में हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। एड्स का विस्तृत रूप चुनिए। एड्स का विस्तृत रूप क्या है, आप लोग बताइए। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एड्स दोस्तों एक विषाणु जनित रोग है। इसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। यह दोस्तों HIV वायरस से होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और यह संक्रमण लैंगिक संपर्क से होता है, संक्रमित सुई से होता है, या रक्त द्वारा होता है, और संक्रमित माता से भ्रूण को होता है। ठीक है, और इस रोग से संक्रमित व्यक्ति का दोस्तों प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। गोदान किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। गोदान किसके द्वारा लिखा गया है? मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन हैं? आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, प्रश्नकाल के समय रघुराम राजन ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों वर्तमान समय में भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। कौन है?
शक्तिकांत दास हैं, वर्तमान समय में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। इन्हें आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2013 में खेल रत्न पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका जवाब है दोस्तों रंजन सोढ़ी को 2013 में खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एंजेला मर्केल कौन है? देखिए दोस्तों, प्रश्नकाल के समय ये जर्मनी की चांसलर थी, तो यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन वर्तमान समय में जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज हैं। कौन है? ओलाफ सोल्ज। ये वर्तमान समय में जर्मनी के चांसलर हैं, तो इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा। अक्टूबर 2013 में भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष कौन बना था? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अरुंधति भट्टाचार्य। प्रश्नकाल के समय ये भारतीय स्टेट बैंक की अध्यक्ष थी, अरुंधति भट्टाचार्य, तो यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्तमान समय में दिनेश कुमार खारा ये भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं। कौन है? दिनेश कुमार खारा भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं। इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वर्ष 2013 में साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, एलिस मुनरो। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वर्ष 2013 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार कनाडा की प्रसिद्ध लेखिका एलिस मुनरो को प्रदान किया गया था। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्न में से किन कार्यों हेतु प्रदान किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है, विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अग्नि 5 क्या है? अग्नि 5 क्या है? तो देखिए दोस्तों, यह सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है। क्या है? सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहां पर सतह होना चाहिए, सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहां पर है? ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इटावा में। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी इटावा में है। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फेलिन क्या है? आप लोग बताइए, फेलिन क्या है? ऑप्शन आप सभी के सामने है। तो देखिए दोस्तों, अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान है। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, किसका चिन्ह है? यहां पर जो चिन्ह बना हुआ है ये किसका चिन्ह है? तो देखिए दोस्तों, ये भारतीय रुपया का चिन्ह है। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये भारतीय रुपये का चिन्ह है। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ताज एक्सप्रेस वे किन शहरों को जोड़ता है? आप लोग जल्दी से बताइए, ताज एक्सप्रेस वे किन शहरों को जोड़ता है? तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों, आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, लान टेनिस में किस जोड़ी ने 2013 यूएस डबल चैंपियनशिप जीता था? तो यहां पर आपका राइट आंसर दोस्तों, महेश भूपति और लिएंडर पेस। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये सभी प्रश्न दोस्तों वर्ष 2013 में यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे गए थे। आज की इस क्लास को दोस्तों अब यहीं पर समाप्त करते हैं। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। ऐसे ही प्रश्न यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।